हेलो बच्चों, नमस्कार भाई, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी बच्चों। आज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के हाजिर हैं एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल, जो कि हमारा चैप्टर 2 होता है। उसका हिंदी में बोला जाता है बहुपद। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारे टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ मेरे साथ और हो जाओ रेडी। और मेरे भाई नोट्स बनाना चालू कर दो, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए अब इस बार हमें मचा देना है, फोड़ देना है, पूरा 100 का टारगेट लेकर के चलना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, तैयारी हम कराएंगे। बस फटाफट वीडियो पे पहली बार विजिट करें तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के हमारे और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए बच्चों, हम कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है जैसे कि पॉलिनोमियल और हिंदी में बोला जाता है बहुपद। तो सबसे पहला सवाल बच्चे के माइंड में, किसी स्टूडेंट के माइंड में यह आना चाहिए कि सर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल ये होता क्या है सर, ये तो बताओ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल और बहुपद को अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपको एक नई चीज समझनी पड़ेगी, जो होता है बीजीय व्यंजक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा बहुपद क्या होता है। तो बहुपद से पहले इसको समझना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तब समझ में आएगा जब आपको यह पता होगा चर, अचर और गुणांक, इन तीनों में क्या फर्क होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। अगर आपने ये समझ लिए तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा, और ये समझ लिया तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि चर और अचर क्या होते हैं, और गुणांक के बारे में सीखने वाले बच्चों। तो आओ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो का बहुत शानदार तरीके से। तो बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया वेरिएबल और कांस्टेंट, इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। जिसे वेरिएबल और कांस्टेंट को हिंदी में बोला जाता है चर और अचर, और बेटा अचर का हिंदी में नाम होता है स्थिरांक। ठीक है ना। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं होते क्या बच्चों। देखो, वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल बोलते हैं अल्फाबेट्स को, याद रखना, वेरिएबल बोलते हैं अल्फाबेट्स को। बच्चों, वेरिएबल कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल क्या है मैथ्स के अंदर, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। कहोगे सर दिखाना कैसे। मैंने कहा देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है ए बी सी डी, और कहां तक लिखा है एक्स वाई जेड तक। अगर प्यारे बच्चों में कोई भी अंग्रेजी का अल्फाबेट लिख दे, तो कोई भी अल्फाबेट, तो इनको हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं वेरिएबल, और हिंदी में इनको बोलते हैं चर। तो सर इनको वेरिएबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अगर मान लो मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास एक्स रुपए हैं, एक्स रुपीज हैं, तो प्यारे बच्चों एक्स रुपए से आपको ये नहीं पता चला मेरे पास कितने रुपए एग्जैक्टली, आपको पता नहीं चल पाया। कोई तुक्का मारेगा 20 रुपए हो सकते हैं, कोई तुक्का लगाएगा मेरे पास 100 रुपए हो सकते हैं, कोई तुक्का लगाएगा मेरे पास 1000 रुपए हो सकते हैं। मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आप सही से ही नहीं बता सकते प्यारे बच्चों। तो इसीलिए जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जहां पर आप तुक्के लगा रहे हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, प्यारे बच्चों ऐसी चीजों को हम वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। बच्चों इसके अंदर अल्फाबेट तो आते आते हैं, अल्फाबेट के साथ साथ इसमें सिंबल्स भी आते हैं, सिंबल। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे वेरिएबल क्या होते हैं, तो बोल रहे सर जितने भी अल्फाबेट होते हैं सारे वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। प्यारे बच्चों, हमारे जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स को भी हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। कहोगे सर सिंबल कैसे। देखो बच्चों, जैसे कि अल्फा हुआ, मैथ्स के अंदर बीटा होता है, मैथ्स में गामा होता है प्यारे बच्चों, मैथ्स में थीटा भी आता है प्यारे बच्चों, मैथ्स में बहुत सारे सिंबल होते हैं। ये सब देखो आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेंगे 11th क्लास के अंदर। और इसी तरीके से आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल में एक हैज बना होता है प्यारे बच्चों, मोबाइल में आपने एक स्टार देखा होगा प्यारे बच्चों, मोबाइल में आपने एक डॉलर देखा होगा प्यारे बच्चों, मोबाइल में आपने एक रुपीज का सिंबल देखा होगा प्यारे बच्चों, मोबाइल में आपने एक @ का सिंबल देखा होगा। तो मेरे भाई जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी सिंबल होते हैं, इनकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। इस वजह से दैट्स व्हाई इनको भी हम वेरिएबल यानी कि चर बोलते हैं। बात समझ में आई। चर कौन से होते हैं सर। चर वो होते हैं जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता, फिक्स वैल्यू नहीं होती, उन्हीं को चर यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। तो सर फिर कांस्टेंट किसको बोलते हैं। बेटा कांस्टेंट उनको बोलते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा सर, इसीलिए इसको स्थिरांक बोला है। क्या हाँ, स्थिरांक बोला है बेटा, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब जो स्थिर रहे, जो बदले ना, स्थिर रहने वाला अंक। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों, अगर मैं दुनिया का कोई भी नंबर लिख देता हूं, मान लो मैंने 1 लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया, मैंने 10 लिख दिया, मैंने -6 लिख दिया, या मैंने 25 लिख दिया प्यारे बच्चों, रूट में 7 लिख दिया, या मान लो 8.4 लिख दिया, या कुछ भी, या मान लो मैंने 4.2 और इसके ऊपर बार लिख दिया प्यारे बच्चों। अगर मैं कोई सा भी नंबर लिख देता हूं, एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर मैं लिख दूं, कोई भी वास्तविक संख्या अगर मैं यहां पर लिख दूं, तो इन सबको हम अचर बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं।
क्योंकि बच्चों देखो, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास 5 रुपए हैं, आई हैव 5 रुपीज, तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास 5 रुपीज है, 5 रुपए हैं, तो समझने वाली बात ये बेटा, जो 5 रुपए में जो नंबर यूज हो रहा है, ध्यान से समझना, 5 रुपए में जो नंबर यूज हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू वो 5 है, 5, ठीक है। 5 रुपए में जो नंबर यूज हो रहा है वो 5 है, 5। और प्यारे बच्चों जो 5 मेरे लिए 5 है, वो 5 आपके लिए भी 5 है, वो आपके पड़ोसी के लिए भी 5 है, वो अमेरिका वालों के लिए भी 5 है, वो जापान वालों के लिए भी 5 है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, जहां जहां मैथमेटिक्स हम अप्लाई करते हैं वहां सबके लिए 5 रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोलने वाला हमारे यहाँ इसको 6 बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा हमारे यहाँ इसको 10 बोलते हैं, हर किसी के लिए 5 है और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, बदलने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों 5 5 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि 5 मंगलवार के दिन 6 हो जाता है और बुधवार के दिन 7, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जिस कारण से हम इसको स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको यहां पर अचर और इन वालों को हम चर कहते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चों, और अगला टॉपिक जो हमारे इसके अंदर वो आता है हमारा कोएफिशिएंट, जिसको हम गुणांक बोलते हैं, गुणांक। तो कोएफिशिएंट समझेंगे ये क्या होता है सर, गुणांक को समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखो गुणांक का मतलब हिंदी में समझ में आ रहा है गुणा वाला अंक, गुणा का मतलब है गुणा वाला अंक, और प्यारे बच्चों अंग्रेजी में कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है ए नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया हो। तो अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक तरफ लिखता हूं x, मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, और एक तरफ मैंने लिख दिया यहां पर 2, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया 2, तो मैं आपसे पूछता हूं ये जो मैंने x लिखा है ये क्या है, तो आप कहोगे सर इसको तो चर बोलते हैं, चर मतलब वेरिएबल। अभी बताया था मैंने वेरिएबल, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, और लेकिन 2 की तो फिक्स वैल्यू है, इसीलिए इसको हम अचर या स्थिरांक बोल सकते हैं। अचर, अचर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मैं सही लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, हिंदी में बोलो तो एक चर है और एक अचर है। प्यारे बच्चों मैं एक काम करता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता हूं, गुणा करवाता हूं, गुणा। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा बच्चों तो ये बनेगा 2x, ध्यान से समझना, गुणा करने के बाद क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो गुणा करने के बाद 2x बना, तो प्यारे बच्चों ये जो नंबर है, नंबर जिस दिन x के साथ गुणा में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उस दिन हम इसका नाम बदल देंगे। देखो सब बच्चों को पता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, आज भी इसको हम चर बोलेंगे, चर बोले तो वेरिएबल। हर बच्चे को पता है इस नंबर को क्या बोलेंगे, सर इस नंबर को आप अचर बोलोगे, अचर, अचर मतलब कांस्टेंट बोलोगे सर। लेकिन प्यारे बच्चों ये नंबर अल्फाबेट के साथ चल रहा है, अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ चल रहा है, इसलिए इसका एक नया नाम और पड़ जाएगा, और दुनिया इसको कोएफिशिएंट भी बोलेगी। क्या बोलेगी, कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। प्यारे बच्चों इसको हिंदी में बोला जाता है गुणांक। गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक, गुणा वाला अंक मतलब वो नंबर जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे ये पूछे कोएफिशिएंट क्या होता है, तो बोल देना सर कोएफिशिएंट एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, और ये नंबर किसकी मल्टीप्लाई में मिलेगा, ये हमेशा x y z p q r s t इनकी मल्टीप्लाई में मिलेगा, मतलब ये वेरिएबल की मल्टीप्लाई में मिलेगा। बच्चों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर मैं यहां से x को छिपा लूं, अगर मैं यहां से x को छिपा लूं, x को यानी कि वेरिएबल को छिपा लूं, तो इसको छिपाने के बाद क्या बचा, इसको छिपाने के बाद 2 बचा। तो अगर x को छिपाने के बाद कोई नंबर बचता है तो हम उसको गुणांक बोलते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट बोलते हैं। बच्चों एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, अभी तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, आओ अब इनको डिवाइड करके देखते हैं। बच्चों डिवाइड करके भी एक बार देख लेते हैं, भाग करके देखते हैं। मान लो प्यारे बच्चों मैंने डिवाइड कर दिया, x को 2 से डिवाइड कर दिया, x को भाग कर दिया 2 से, ठीक है बच्चों, मैंने x को किससे भाग कर दिया, 2 से कर दिया। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यहां पर ये x मेरे लिए क्या है, x, तो आप कहोगे सर ये x हमारे लिए चर है, चर मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों अगर मैं वेरिएबल को छिपा लेता हूं, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहां वाले वेरिएबल को छिपाया, x को छिपाया, तो मुझे क्या दिखा, 2 दिखा, और उस 2 को बच्चों मैंने क्या नाम दे दिया, कोएफिशिएंट का नाम दे दिया, गुणांक का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहां पर x को छिपाओ, तो प्यारे बच्चों x को छिपाने के बाद में आधे बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ 2 बच रहा है, 2, बट लेकिन 2 नहीं बच रहा है बेटा, 2 नहीं बच रहा है। अगर मैं x को छिपाता हूं, अगर मैं x को छिपाता हूं तो ऊपर आपको 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। अगर x को छिपाऊंगा तो ऊपर कुछ तो होना चाहिए ना, उस कुछ की जगह पर 1 मानो। तो प्यारे बच्चों जब मैंने ऐसे x को छिपाया तो ऊपर बचा 1 और नीचे चल रहा है 2, इसका मतलब यहाँ पे जो हमें नंबर नजर आया वो 1/2 है, 1/2 है। तो कल को कोई आपसे पूछे x का गुणांक क्या होगा,
x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे सर x का गुणांक जो होगा वो होगा 1/2। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी कि x का कोएफिशिएंट यहां पर 1/2 आने वाला है। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल को छिपाओ बस खाली, यानी कि जो अंग्रेजी का अल्फाबेट दिया ना ABCD XYZ उसको छिपा लो, छिपा के जो बचता है वो पूरा का पूरा हमारे लिए कोएफिशिएंट कहलाता है। अब एक एग्जांपल और रखते हैं सभी बच्चों के सामने। बच्चों मान लो अगर हमारे पास में ये वाली सिचुएशन हो, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है -3x² प्लस का 4x और माइनस का 5। बच्चों मैंने ऐसा कुछ लिख दिया यहां पर, तो अब इसको जो मैंने लिखा है यहां पर, ये जो कुछ भी मैंने यहां लिखा है, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इस x की पावर 2 को छिपा लेता हूं, अगर मैं इस x की पावर 2 को छिपा लेता हूं, अंग्रेजी के अल्फाबेट को ही छिपा देता हूं बच्चों, अगर मैं इसको छिपा दूं तो यहां -3 बचेगा। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, यानी कि x की पावर 2 का गुणांक, x की पावर 2 का गुणांक क्या होगा, तो बच्चों x की पावर 2 को छिपा लो और यहां पर -3 बचा, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा -3 इसका आंसर आएगा। समझे बात को। और बच्चों यहां पर देखो x की गुणा में क्या चल रहा है 4 चल रहा है, x की गुणा में 4 चल रहा है, x की गुणा में मल्टीप्लाई में 4 चल रहा है, तो यहां पर बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का गुणांक चल रहा है, जो x का गुणांक चल रहा है वो +4 चल रहा है, वो +4 चल रहा है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जो XYZ की मल्टीप्लाई में चल रहा है, गुणा में चल रहा है, उसी को ही गुणांक बोला जाता है, उसी को ही कोएफिशिएंट बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों एक बात और है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, देखो यहां पर x की पावर कितनी है 2 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर कितनी है 1 है। अच्छा बताओ यहां पर x की पावर कितनी है, आप कहोगे सर यहां तो x है ही नहीं, तो प्यारे बच्चों ये भी याद रखना 10वीं क्लास के अंदर जहां x की पावर नहीं होती वहां जबरदस्ती x की पावर 0 लिखा जा सकता है। हाँ ये बड़ा काम का पॉइंट है, याद रखना। यहां पर x की पावर 2 है चलेगा, यहां x की पावर 1 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पास x नहीं था, अगर मेरा मन है लिखने का तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन x की पावर 0 लिखनी होती है, बात याद रखना प्यारे बच्चों। x की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, ये भी याद रखना। x की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इसका मतलब आपने यहां पे 1 लिख दिया, अगर देखा जाए तो एक तरीके से आपने क्या लिख दिया 1। तो बच्चों किसी भी नंबर की गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को ध्यान से समझना। यहां पर x नहीं था तो मैंने x की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि x की पावर 0 का फाइनल आंसर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब आप मुझे ये बता दो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, बच्चों x की पावर 0 का कोएफिशिएंट गुणांक क्या होगा, तो प्यारे बच्चों x की पावर 0 को छिपा लो, क्या नजर आया, इसको छिपा के नजर आया -5। साइन भी लेके चलना होता, साइन आगे प्लस होगा तो प्लस लेके चलो, माइनस होगा तो माइनस लेके चलो। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसको छिपाऊंगा तो ये भी कोएफिशिएंट हो जाएगा, पर ये किसका कोएफिशिएंट है, ओहो सर ये तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकला। बिल्कुल यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया। हमने क्या समझा, वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, अल्फाबेट या सिंबल होते हैं। फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो सर, वो सबके लिए एक जैसा होता है, सभी के लिए फिक्स होता है, वो कांस्टेंट कहलाता है। कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या कहलाएगा, सर XYZ को छिपा करके मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो नंबर नजर आता है उस पूरे नंबर को ही उसके साइन के साथ, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव साइन के साथ में उस नंबर को ही हम कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक बोल के चलते हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक। सर ये क्या होता है, इसी को समझना है बच्चों, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल को समझना बच्चों का खेल हो जाएगा, तो इसी पे अपना फोकस करना है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आओ समझते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले बनता किससे जरा ये जान लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों मिलके बनता है वेरिएबल से, वेरिएबल इसके अंदर हो सकते हैं या, और इसके अंदर बच्चों वेरिएबल के साथ साथ इसके अंदर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं बच्चों, और प्यारे बच्चों इसके अंदर कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, और बच्चों इसके अंदर, और इसके अंदर प्लस भी हो सकता है, इसके अंदर माइनस का साइन भी हो सकता है बच्चों, इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है बच्चों, इसके अंदर डिवाइड का साइन भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे साइन भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब ये है कि अगर आप वेरिएबल यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कांस्टेंट यानी कि नंबर्स 2 3 4 5 6 एनी नंबर, और कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में चलते वो, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को मिला जुला करके मैथ्स में अगर कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर देते हो, कुछ भी अपने शब्दों में बयां कर देते हो, तो बच्चों वो कुछ भी नाम की चीज जो बनेगी वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगी, उसी को बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। कहोगे सर कैसे, दिखाओ जरा। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल जो कि मेरे पास है x, मैंने ये लिया, और बच्चों मैंने कांस्टेंट लिया, मान लो मैंने कांस्टेंट लिया यहां पर 2, ठीक है, और बच्चों मैंने इसके बीच में लगा दिया प्लस, लगा दिया प्लस, और बीच मैंने बोला ना कोई भी एक साइन आप ले सकते हो, तो बीच में प्लस लगाया, तो प्लस लगाने के बाद ये जो बना प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और भी आप किसी भी तरह का बना सकते हो। मान लो किसी बच्चे ने लिया एक वेरिएबल लिया, मान के चलो y, ठीक है, और y को मल्टीप्लाई करवा दिया इस बार मान लो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और सपोज करो बच्चों माइनस लिया और माइनस में यहां लिख दिया अंडर रूट में 2। तो प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने बन करके निकला ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसको भी बीजीय व्यंजक बोलेंगे। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, आप ना अंग्रेजी का कोई भी अल्फाबेट ले लो, कोई भी नंबर ले लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई सा भी साइन ले लो, इन सबको मिला जुला करके लिख दो, जो भी आप लिखोगे उस चीज को दुनिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लेगी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे प्यारे बच्चों, आपने एक वेरिएबल अल्फाबेट लिया t, और मान लो t की पावर आपने कर दी 3/2, ओके, और आपने कांस्टेंट लिया, मान लो आपने कांस्टेंट लिया अंडर रूट में 99, ठीक है बच्चों, और आपने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किससे करा वो सुनो, आपने डिवाइड कर दिया a की पावर 100 और प्लस में b की पावर मान लो यहां लिखा है 200। तो प्यारे बच्चों ये जो कुछ भी आपने बकवास लिखी है या मैंने लिखी है, आप कुछ भी लिख दो मैथ्स की भाषा में, जो भी आप लिखोगे ये सब हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों वेरिएबल भी आ रहा है यानी कि चर आ रहा है, इसमें नंबर्स भी आ गए बच्चों, इसमें प्लस का साइन भी आ गया, तो ये सारी चीजें मिला करके जो बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। आप कुछ भी लिख लो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने मान लो ऐसा लिखा कि सर मेरा मन कर रहा है ऐसा लिखने का कि ऊपर 7 लिखना चाहता हूं और नीचे सर मैं लिखना चाहता हूं x की पावर 2 माइनस का 5x और प्लस में 6 से लिखना चाहता हूं, सर ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ बेटा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर अगर मान लो इस पूरे के ऊपर रूट लगा दे तो, मैंने कहा बेटा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और सर इसको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो, कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी कर ले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर वावर जो दिल करे वो बना, इन सबको मिला जुला के जो बनेगा वो फाइनल आउटपुट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अच्छा बहुत से बच्चों के माइंड में ये आएगा, सर मान लो हमने काम किया, हमने कोई वेरिएबल लिया, जैसे मान लो सर हमने वेरिएबल लिया, सपोज करो h वेरिएबल लिया h, और बस सर हमने h लिख के छोड़ दिया, आगे कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिख रहे हैं सर, तो सर ये वाला जो वेरिएबल बना यहां पर, सर इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। हाँ बेटा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस वेरिएबल को भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। सर क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे इसकी मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, गुणा में क्या चल रहा है, सर गुणा में तो 1 चल रहा है, और बच्चों इसके प्लस में अगर कुछ नहीं तो क्या मैं प्लस में 0 मान सकता हूं? हाँ सर ये भी मान सकते हो। तो प्यारे बच्चों देखो प्लस का भी इस्तेमाल हो गया, और प्लस में किसी कांस्टेंट नंबर का भी इस्तेमाल हो गया, मल्टीप्लाई में भी किसी नंबर का इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब जो अल्फाबेट आपने लिखा था हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मान लो आपने कोई नंबर ले लिया, नंबर अगर मान लो किसी बच्चे ने लिखा 5, किसी बच्चे ने क्या लिख दिया 5, और मुझसे पूछा सर बताओ खाली अगर 5 लिखा है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ बच्चों ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो जरा सुनो बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रूल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या आना चाहिए? वेरिएबल आना चाहिए, वेरिएबल अभी तक सब में आ रहा था, सबके अंदर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी कहीं ना कहीं सब आ रहा था, पर इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है बच्चों, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसी कारण इसकी गुणा में क्या मैं x की पावर 0 लिख दूं? अभी सिखाया था, अगर किसी के पास x की पावर नहीं है, अगर किसी के पास x की पावर नहीं है तो वहां पर आप x की पावर 0 लगा सकते हो, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है 1। तो प्यारे बच्चों मैंने ऐसा लिख दिया। अब इंटेलिजेंटली देखना है यहाँ पर, ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में ये कोएफिशिएंट बन गया, और ये जो x है बच्चों ये वेरिएबल बन गया, और अगर आप और ज्यादा चाहते हो लो प्लस में 0 भी लिख लो बच्चों, ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ पर देख रहे हो हमने घुमा फिर आकर के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या बन गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
आप कुछ भी लिख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पर? तो हमने देखा हाँ यार, अंग्रेजी में सब कुछ नंबरों को, अल्फाबेट को मिला जुला के कुछ भी जो लिखा जाता है वो सब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो बच्चों यही था इस टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पॉलिनोमियल की तरफ। आप समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है ना। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लो और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो बच्चों अब फाइनली अब वक्त आ चुका है समझने का कि सर पॉलिनोमियल क्या है बता दो। बहुत देर हो गई सस्पेंस बना करके, पॉलिनोमियल समझा दो, बहुपद क्या है वो समझाओ। तो प्यारे बच्चों बहुपद को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि बहुपद जो होता है ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, यह है ना, यह एक तरह का है ना, लिख लेंगे इस बात को, एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन शॉर्टकट में लिख देता हूं, एक्सप्रेशंस ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये बात सभी को नोट करके चलनी है कि पॉलिनोमियल कोई नई चीज नहीं है। पॉलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसी से ही बनता है पॉलिनोमियल। लेकिन बच्चों पॉलिनोमियल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको जान लो। देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई टर्म और कंडीशन नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल के ऊपर टर्म और कंडीशन है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो आओ समझते हैं पॉलिनोमियल की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। तो हम समझेंगे टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन समझने वाले कौन सी हैं? पॉलिनोमियल की शर्तें क्या है, बहुपद चाहता है क्या है, बहुपद की इच्छाएं क्या है। तो प्यारे बच्चों बहुपद की इच्छा जान लो। तो बहुपद की पहली इच्छा जान के चलो, पहली इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, नोट कर लेना। वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर है ना, होल नंबर में होनी चाहिए। सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। सर समझे नहीं बेटा, मैं समझाऊंगा ना। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट A B C D X Y Z। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट अब आप अगर लेके चल रहे हो बच्चों, तो उसकी जो पावर मिलेगी, पावर मतलब उसकी जो घात मिलेगी, घात वो होल नंबर में मिलनी चाहिए। होल नंबर मतलब क्या होता है सर? बेटा होल नंबर का मतलब उसकी पावर सुंदर पावर होनी चाहिए, सुंदर पावर। 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ऐसी पावर चलेगी सारी की सारी। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? इस तरह की पावर चलने वाली है, सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए पावर। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पर? मतलब कोई भी पावर बटे में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, कौन सी पावर नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझना यहाँ पर सारे बच्चों देखो मैंने क्या बोला, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में हो। मतलब अगर कल को ऐसी पावर आ जाए x की पावर 3/2, अगर मान लो ऐसी पावर आ जाए x की पावर 3/2, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल के लिए नहीं चलेगा, ये पॉलिनोमियल के लिए नहीं चलेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कल को अगर ऐसे आ जाए x की पावर -4, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी पावर होनी चाहिए। माइनस की पावर नहीं चलने वाली, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो ऐसी गंदी पावर नहीं चलेगी, सिर्फ कैसी पावर चलेगी, सुंदर पावर चलेगी, सुंदर पावर। बच्चों पहला नियम उम्मीद आपको समझ में आएगा। दूसरा नियम समझो, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है प्यारे बच्चों, डिवाइड में है ना, डिवाइड में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डिवाइड में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए, सारे बच्चे नोट करके चलेंगे इस बात को, ठीक है ना। बस ये दो नियम है।
अगर ये दो नियम में पास हो गए ना बच्चों, अगर ये दो नियम लागू हो जाए तो ये दो नियम लगने के बाद में हम किसको समझ जाते हैं? पॉलिनोमियल को समझ जाते हैं। तो बच्चों ये वाली कंडीशन क्या, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये बोला गया डिवाइड में वेरिएबल ना हो, मतलब सर मतलब समझा दो बेटा। मतलब ये हुआ, मान लो आपके पास 5 लिखा है 5 और 5 के नीचे x लिखा है, x को आप नीचे ले गए। वेरिएबल क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को अगर आप डिवाइड में ले गए ना तो ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, बहुपद नहीं बन पाएगा। ये बात समझने लायक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मान के चलो कल को अगर किसी ने लिखा कि सर अगर ऊपर x आ जाए और नीचे 5 आ जाए तो चलेगा क्या? हाँ, तो ये वाला चलेगा बट ये वाला नहीं चलेगा। ये समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है? रूल ये कह रहा है डिवाइड में वेरिएबल ना हो, x y z डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ऊपर होगा चलेगा पर डिवाइड में ना हो। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसी तरीके से मान लो मैंने कल को लिखा बच्चों t की पावर 2 और अपॉन में मैंने लिखा, सपोज करो यहां पे मैंने लिख दिया x लिख दिया, तो बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। ऊपर वाला t की पावर 2 तो अपनी जगह पर एकदम करेक्ट है, लेकिन नीचे वाला x गलत हो गया। x कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। a b c d p q r s t में से कुछ भी नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये दो नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इन दो नियम के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा और उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। दोबारा समझ लो, पहला नियम क्या बोलता है कि भैया वेरिएबल की पावर हमेशा किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब पावर x की जब भी मिले तो सुंदर पावर मिले, माइनस की पावर नहीं चलेगी, बटे की यानी कि फ्रैक्शन की पावर नहीं चलेगी। और बच्चों डिवाइड में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि x y z a b c d जब भी आए ऊपर आए, कभी भी नीचे नहीं आए। तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है, समझ रहे हो बात को? और बच्चों एक चीज और याद रखनी है कि पॉलिनोमियल जब भी बनेगा वो किससे बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक से ही बनेगा। बीजीय व्यंजक में से ही पॉलिनोमियल बनेगा। तो आओ इस बात को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मान के चलो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे लिखा 3x प्लस 4। अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूं 3x प्लस 4 के बारे में, मैं आपसे पहला सवाल करता हूं, क्या हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम कहोगे हाँ सर कह सकते हैं। बीजीय व्यंजक तो ये है ना बच्चों? याद रखना इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको? बीजीय व्यंजक बोलते हैं बच्चों। बीजीय व्यंजक तो ये है क्योंकि मैथ में आप कुछ भी लिख दो ABCD XYZ प्लस माइनस लगा के सब बीजीय व्यंजक है, सब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सवाल ये है क्या ये वाला बीजीय व्यंजक, क्या ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन पाएगा? क्या ये पॉलिनोमियल बन सकता है? हाँ सर बन सकता है, अगर ये दो कंडीशन को पूरा कर दे तो। अगर इन दो शर्तों को मान ले जो अभी आपने बताई थी तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं क्या उन दो शर्तों को पूरा करने लायक है भी या नहीं। तो समझदार बालक क्या देखेगा बच्चों? मैंने रूल नंबर 1 क्या सिखाया था? पहला रूल, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी वेरिएबल है, वेरिएबल बोले तो अल्फाबेट, उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये रहा अल्फाबेट और उसकी पावर कितनी चल रही है? 1, तो पावर होल नंबर में चलिए एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? डिवाइड में कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहां डिवाइड में कोई भी x y z नहीं है। इसका मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या बन चुका है? बोलो सर ये तो पॉलिनोमियल बन गया। हाँ बच्चों ये पॉलिनोमियल बन चुका है और इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे बहुपद। प्यारे बच्चों इसको बहुपद बोला जाता है, इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूं और आपको समझ के बताना है, ठीक है बच्चों? अगर मान लो मैंने यहां लिखा होता 3 और यहां पे लिखा होता √x और प्लस में लिखा होता 4, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, आप बोलोगे हाँ सर, आप मैथ्स में कुछ भी लिख लो, हर चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हर चीज बीजीय व्यंजक है। अगला सवाल मेरा ये दोस्तों, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा? आप कहोगे सर पॉलिनोमियल के वो दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली शर्त क्या है बच्चों? पहली शर्त ये कहती है कि भैया वेरिएबल यानी कि x y z की जो पावर यानी कि इसकी जो घात है वो हमेशा पूरी होनी चाहिए, बटे में और माइनस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए यहां पर बच्चों, ये जो √x मैंने लिखा है, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो मैंने √x लिखा है आपको पता होना चाहिए। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं x की पावर 1/2 + 4। ओहो सर ये क्या लिख दिया सर, ये तो समझ के बाहर है। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, 9वीं क्लास के अंदर आपको ये बात बताई गई थी, अगर कभी भी रूट में x लिखा हो तो आप उसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? याद रखो सारे बच्चे नोट कर लेना, √x को हम x की पावर 1/2 लिखते हैं। 9th क्लास से ये चीज सिखाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ √x का मतलब क्या बनेगा? x की पावर 1/2।
अब मुझे सोच करके बताओ, हर एक बच्चा सोच के बताएगा, क्या यहाँ पर x की पावर यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में है, मतलब पावर सुंदर सुंदर चल रही है? क्या आपको नहीं सर ये सुंदर पावर नहीं है बच्चों, इसकी जो घात है वो है 1/2। 1/2 घात पूर्ण संख्या में नहीं आती, होल नंबर में नहीं आता, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट में चला जाएगा 0.5, और घाते पॉइंट में हमें नहीं चाहिए, पावर हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली पावर हमारे काम की नहीं है बच्चों, क्योंकि पावर ही खराब आ गई है, पावर ही सुंदर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लिख देता हूं यहां पर नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। बच्चों ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा नहीं होता है। चलो 2 एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए और मजा आ जाए। प्यारे बच्चों मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया यहां पर, और मैंने यहां पर लिखा, सपोज करो x की पावर 2 प्लस यहां पर 5√7 मैंने यहां पर लिखा बच्चों, 5√7। बच्चों मान लो मैंने अपॉन में लिख दिया यहां पर √3। एक एग्जांपल तो मैंने ये वाला लिखा है, और दूसरा एग्जांपल जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ये है प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने लिखा x की पावर 4 और प्लस में यहां पर मान लो मैंने लिखा 5x की पावर -2 और प्लस में मैंने यहां 6 लिखा। अब बच्चों इन दोनों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा। आओ समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ सर। आप मैथ्स में कुछ भी लिख लो, ABCD XYZ लिख लो, प्लस माइनस लगा के लिख लो, ये सब कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ ही बीजीय व्यंजक है। सवाल तो ये है बच्चों कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये बहुपद होगा? तो बच्चों आओ इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो प्यारे बच्चों रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है साहब कि जो पावर होनी चाहिए XYZ की, जो घाते होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए, सुंदर पावर होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें जो अल्फाबेट है वो ये रहा, और इसकी जो पावर है वो 2 है। पावर तो बहुत सुंदर चल रही है, पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कहता है डिवाइड में कोई अल्फाबेट नहीं होने चाहिए, डिवाइड में कोई वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो बच्चों डिवाइड में वेरिएबल थोड़ी ना है, इससे अपने को क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ, नंबर से हमें क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या प्रॉब्लम है? बच्चों हमें नंबर को नहीं देखना, नंबर रूट में हो, पॉइंट में हो, माइनस में हो, नंबरों को इग्नोर करो। नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कौन दे सकता है? तकलीफ दे सकता है वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट सही है तो सब सही है, अल्फाबेट गलत है तो सब गलत है। अब अल्फाबेट को पकड़ो, x की पावर 2 ये ठीक है तो सब ठीक है। डिवाइड में कोई अल्फाबेट है? नहीं है सर। इसका मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों क्या बन चुका है? सर ये तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। पॉलिनोमियल हिंदी में क्या होता है? ये बहुपद बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बहुपद बन जाएगा। आओ सेकंड वाले की भी जांच पड़ताल करते हैं एक बार। प्यारे बच्चों यहां पर देखो, यहां पर इसकी जो पावर है वो बड़ी सुंदर चल रही है, लेकिन यहां पर बदसूरत पावर है, माइनस पावर आ गई। और प्यारे बच्चों माइनस के अगर घाते आ जाएं तो फिर ये बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब सर ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये बहुपद नहीं है, ये है बहुपद नहीं है। यही तो मैंने आपको समझाया था अभी कि बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए थी? होल नंबर। होल नंबर मतलब या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की पावर हो सकती है, पर यहां तो माइनस की घात आ गई और माइनस की पावर कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होती। तो उम्मीद है हर एक बच्चे को पॉलिनोमियल का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक होने वाला है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, शॉर्ट नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फटाफट आप इन चीजों को नोट कर लो, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों जैसे हमारा घर के अंदर हमारा एक शॉर्ट नेम होता है ना मम्मी पापा की नजरों में, है ना, तो वो शॉर्ट नेम ना पॉलिनोमियल का भी होता है। पॉलिनोमियल का वो शॉर्ट नेम क्या है आओ जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो, जैसे कि मान लो मैं आपके सामने अगर ये लिखता हूं, अगर किसी बच्चे के सामने मैंने लिखा 2x और प्लस में मैंने लिखा 4, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा क्या बच्चों ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों पॉलिनोमियल होगा? बहुपद क्यों हो गए? क्योंकि बच्चों यहां वेरिएबल जो चल रहा है ना x, जो उसकी पावर कितनी है सर? होल नंबर में। डिवाइड में कोई वेरिएबल नहीं है, तो पॉलिनोमियल तो ये है, पॉलिनोमियल तो ये है। पर बच्चों अगर मैं इसको इतना बड़ा नाम दूं, अगर मैं इसको इतना बड़ा नाम दूं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बच्चों की ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो मुझे लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, टाइम खर्च करना पड़ा लिखने के लिए। तो हमने इसका शॉर्ट नेम बनाया, स्टैंडर्ड नेम बनाया। वो क्या है वो जानने की कोशिश करो। बच्चों हमने क्या करा, हमें पता है कि हम इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो बेटा हमने पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखा, हमने पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखा, हमने सिर्फ p लिखा। हमने सिर्फ क्या लिखा? p फॉर पॉलिनोमियल। अब मुझे बताओ इसके अंदर अल्फाबेट क्या चल रहा है? अल्फाबेट इसमें अल्फाबेट x चल रहा है, y चल रहा है, t चल रहा है। आपको सर x चल रहा है। बच्चों जो भी अल्फाबेट चल रहा है यहां पर p के ब्रैकेट में डाल दो, और ब्रैकेट में डालने के बाद ये हो गया इसका शॉर्ट नेम। तो
अब इस पॉलिनोमियल को आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट नेम, इसका जनरल नेम क्या हो गया, पी ऑफ एक्स। तो हम इसको पी ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों अगर मान के चलो इसी तरीके से हमारे पास एक पॉलिनोमियल और होता, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, सपोज करो 3y माइनस का 6, ये एक पॉलिनोमियल होता हमारे पास 3y माइनस का 6। तो प्यारे बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको शॉर्टकट में बोल देंगे पी फॉर पॉलिनोमियल, और उसमें अल्फाबेट जो चल रहा है बेटा उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ये लो इसका घर का नाम हो गया, इसका शॉर्टकट नेम हो गया। तो शॉर्टकट नेम ऐसे बनता है प्यारे बच्चों। और अगर मान लो अगर यहां पर एक और पॉलिनोमियल होता, किसी ने लिखा होता t की पावर 2 और प्लस में 8 लिखा होता, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो बच्चों हम इसको नाम कैसे देते वो समझो। सबसे पहले बाहर लिखते p और ब्रैकेट के अंदर लिख देते t मतलब जो अल्फाबेट है, पहचान के लिए लिखेंगे कि कौन से अल्फाबेट का पॉलिनोमियल है। हाँ सर ये t अल्फाबेट वाला पॉलिनोमियल है, सर ये y अल्फाबेट वाला पॉलिनोमियल है, सर ये x अल्फाबेट वाला पॉलिनोमियल है, तो ये बात बतानी पड़ती है। तो ये होता है इनका शॉर्ट नेम, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको यहां पर एक बात और बता दूं जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो भी बात बता के चलता हूं। बच्चों देखो यहां पर अगर x है, समझने वाली बात यहां पर ये है प्यारे बच्चों, अगर यहां x है तो ब्रैकेट में x जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। बच्चों अगर यहां पर y है तो ब्रैकेट में y जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। बच्चों अगर यहां पर t है तो ब्रैकेट में t जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वाला तो कभी नहीं बदलने वाला, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बदला जा सकता है। कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, तो बात समझा देता हूं कैसे, जरा गौर करना। बच्चों बताओ यहां पर मैं इसको दोबारा लिखता हूं, दोबारा 2x + 4 को मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका शॉर्ट नेम क्या होगा। आप बोलोगे सर शॉर्टकट नेम होगा p, और इसके अंदर अल्फाबेट क्या चल रहा है x, तो p के ब्रैकेट में क्या x। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है बाहर p ही लिखा जाए, आपका मन करे p के अलावा कुछ और भी लिख लो। p तो ज्यादातर लिखा जाता है, ज्यादातर मतलब ज्यादातर लोगों को p लिखना अच्छा लगता है इसलिए p को लिखते हैं, वरना ऐसा जरूरी नहीं है कि आप p कसम खा ली के p ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप p की जगह पर तुम्हारा दिल करे यहां पर क्यों लिखो, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों इसका जो अल्फाबेट है वो मत बदल देना। अगर अल्फाबेट x है तो अल्फाबेट x ही रखना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी बच्चे का मन कर रहा है सर मैं तो इसको z बोलूंगा, z, तो मेरे भाई z बोल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर वाले अल्फाबेट को क्या बोलना है, x बोलना है। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या निकली, कहानी ये निकली कि पॉलिनोमियल का शॉर्ट नेम होता है और वो किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके ब्रैकेट में जो वेरिएबल आएगा उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से मान लो बच्चों ये वाला पॉलिनोमियल है और इस वाले पॉलिनोमियल को मेरा मन कर रहा है इसको कि मैं इसको k बोल दूं, k, हाँ k बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका अल्फाबेट क्या है बेटा, इसका अल्फाबेट t है, आपको उसको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, उसको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस पॉलिनोमियल को आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट आप बाहर मान सकते हो, लेकिन ब्रैकेट वाले अल्फाबेट को चेंज नहीं करना, क्योंकि वो उस वेरिएबल के अंदर बना हुआ पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर आपको इतना समझ में आ गया हाँ ये पॉलिनोमियल का शॉर्ट नेम है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात को अब हम पढ़ने वाले। फटाफट इसको नोट डाउन करो, चलते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब हमारा बहुत शानदार टॉपिक शुरू हो चुका है जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। तो बच्चों बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो समझते हैं। तो प्यारे बच्चों डिग्री का मतलब समझो। सबसे पहले डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। पर किसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बेटा डिग्री का मतलब समझो क्या है, अगर कोई आपसे पूछे डिग्री क्या है सर, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर क्वेश्चन के अंदर है तो उसकी सबसे बड़ी वाली जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं और किसी को डिग्री नहीं बोलते। एग्जांपल के तौर पे बच्चों वो देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा सपोज करो x की पावर 3 और प्लस में लिखा 5x और माइनस में लिख दिया मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और ये हमारे लिए पॉलिनोमियल है, तो चलो इसका घर का नाम p ऑफ x रख ही देते, ये हमारा पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई बच्चों कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल तो है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताना यहां पर x की पावर कितनी है। सर यहां पे x की पावर 1 है। बेटा ये वाली जो ना, ये जो 1 है इसको बोलेंगे पावर, इसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और बच्चों यहां पर ये जो 3 है, 3 वैसे तो ये भी पावर है, वैसे तो ये भी क्या है, ये भी पावर है, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर है, इससे बड़ी पावर यहां पर x की नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर है, इसलिए बच्चों इसको डिग्री बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलेंगे। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिग्री को हिंदी में बोलते हैं बच्चों घात। और घात यहां पर जो बनेगी
है प्यारे बच्चों, वो कितनी बनने वाली है, 3 बनने वाली है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिग्री किसको बोला जाता है। अगर आपको डिग्री यहां पर समझ में आए तो एक एग्जांपल और रखते हैं जिससे आपका ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए प्यारे बच्चों, है ना। तो हम यहां पर सेकंड एग्जांपल जो लेके चलेंगे, मान लो हमने लिया p ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का 6y की पावर 4 और प्लस में 8y की पावर 10 और माइनस का 9y और प्लस का 24। यहां पर हमने ये वाला एक पॉलिनोमियल, ये वाला बहुपद लिया। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। यहां पर मुझे बताओ, यहां पर x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है, 4। यहां पे y की पावर कितनी है, 10। यहां पे y की पावर कितनी है, 1। यहां पे y की पावर कितनी है, सर यहां तो y है ही नहीं, यहां पर y नहीं है। तो आप ऐसे सोच सकते हो यहां पर y की पावर है 0, ऐसे सोच सकते हो। तो बच्चों मुझे ये बताओ, यहां पे y की पावर इतनी, यहां पर इतनी, यहां पर इतनी, यहां पर इतनी, सबसे बड़ी पावर किधर है? आप बोलोगे सर सबसे बड़ी पावर तो यहां पर है। और बच्चों जो सबसे बड़ी पावर हो तो इसी को हम डिग्री यानी कि घात बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो डिग्री बनेगी, यहां पर जो डिग्री बनेगी, यहां पर जो घात बनेगी, उस घात को हम क्या बोलेंगे? सर यहां पर जो घात बनी है वो 10 बनी है। बात समझ में आ गई? यहां पर जो घात बनी है वो कितनी बनी है, 10 बनी है। यहां पर घात 10 होने वाली है। तो उम्मीद है आपको डिग्री भी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये सब समझ में आ रहे हैं यहां तक कि हाँ डिग्री ये चीज होती है, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर बच्चा कंफ्यूज कहां पर होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के लिए कहां पर होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। बच्चों अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया, अगर मैंने आपसे पूछा डिग्री, आप मुझे डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट। अगर मैंने आपसे पूछा मुझे कांस्टेंट की डिग्री बता दो, कांस्टेंट की डिग्री। कांस्टेंट क्या होता है सर? बेटा मैंने अभी बताया था, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? अचर, जिसे मैं स्थिरांक भी बोलता हूं। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी? इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो बच्चों मैंने लिख दिया 5, तो ये कांस्टेंट है। क्या सर इसकी भी घात हो सकती है? अगर कोई बच्चा ये सोच रहे हैं इसकी घात 1 है, तो बच्चों आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि डिग्री ना नंबर की नहीं देखी जाती प्यारे बच्चों, डिग्री देखी जाती है अल्फाबेट की, एक्स वाई जेड की। पर इसमें तो एक्स वाई जेड है ही नहीं सर, तो कैसे बताएं डिग्री? तो प्यारे बच्चों अगर इसमें एक्स नहीं है तो अपनी तरफ से लिख दो कि सर इसमें एक्स की पावर 0 लगा दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहां पर। और जैसे मैं एक्स की पावर 0 लिखूंगा बच्चों, तो यहां एक्स की पावर 0 होने के कारण ये इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी पावर इसमें नहीं बनाई जा सकती। तो प्यारे बच्चों अगर कोई भी आपसे पूछे डिग्री ऑफ कांस्टेंट क्या होगी, तो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट, है ना भाई, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट की जो डिग्री होगी वो हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 0 होगी। कांस्टेंट की जो डिग्री होगी प्यारे बच्चों हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बच्चों इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल जहां बच्चा फंसता है वो देखना कहां पर है, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है डिग्री। तो प्यारे बच्चों वो टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ जीरो। बेटा कांस्टेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ जीरो को भी समझना चाहिए, जीरो की डिग्री क्या होगी। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर है 5 तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। अगर हमारे पास कोई नंबर है 12 तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। हमारे पास कोई नंबर है √3 तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। तो बच्चों हमने क्या सीखा, दुनिया में कोई भी नंबर लो, उस नंबर की हमेशा एक्स की पावर 0 बना करके उसकी डिग्री हमेशा कितनी आएगी, 0। तो दुनिया में कोई भी नंबर लो उसकी डिग्री हमेशा क्या आती है, 0 आती है। लेकिन एक नंबर ऐसा है जो हमारे साथ धोखा करता है बच्चों, एक नंबर ऐसा जो हमारे साथ प्रैंक करता है। सर वो कौन सा नंबर है बच्चों? डिग्री ऑफ जीरो की डिग्री हमारे साथ धोखा करती है। अभी तो मैंने यहाँ पे 5 लिया, 12 लिया, √3 लिया। अगर मान लो प्यारे बच्चों मैंने लिया होता 0, क्या लिया होता, 0 लिया होता। मैंने सोचो अगर मैंने 0 लिया होता, अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री बताओ क्या होगी डिग्री, तो बच्चा यहाँ फंसता है, उसको लगता है सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी लिख लो एक्स की पावर 0 और ये लो सर ये बन गई इसकी डिग्री। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो बच्चों आप गलत सोच रहे हो। गलत क्यों सोच रहे हो वो समझो, क्योंकि 0 के साथ में अगर x की पावर 0 लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना, 0 के साथ में अगर x की पावर 0 लिखा जा सकता है तो बेटा 0 के साथ में x की पावर 1 भी लिखा जा सकता है, 0 के साथ में x की पावर 2 भी लिखा जा सकता है, 0 के साथ में x की पावर 100 भी लिखा जा सकता है, 0 के साथ में x की पावर 500 भी लिखा जा सकता है। बेटा 0 के साथ में x की कोई भी पावर लिख लो, ध्यान से सुनना, 0 के साथ में x की कोई भी पावर लिख लो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 से किसी भी चीज को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाता है, 0। तो बेटा 0 वाले सवालों में अगर x की घात 0
है तो भी आंसर जीरो, x की घात 1 है तो भी जीरो, x की घात 2 3 4 5 500 10 1000 कुछ भी है तो भी आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ जीरो को हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, इसको और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। यहां पे x की पावर जीरो लिख दिया, यहां पर x की पावर जीरो हो गया तो x की पावर 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकता, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी मल्टीप्लाई करके जीरो देता है, इसलिए मैं यहां पर इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूं। जीरो को मैं किसी भी नंबर के साथ उसकी पावर कुछ भी बना के लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर अगर देखा जाए तो डिग्री 1 2, यहां पर डिग्री 100, यहां पर 500, यहां तो डिग्रियां बदल रही हैं। मतलब आप जिस तरह के नंबर को लिखोगे उस तरह की डिग्री आ जाएगी। मान लो अगर किसी बच्चे ने लिखा जीरो और यहां पर लिख दिया x की पावर 1000, तो बच्चों ऐसे तो यहां पर इसकी जो डिग्री बनेगी वो 1000 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने बोला कि इसके तो मल्टीपल आंसर आ रहे, मल्टीपल आंसर। कोई बोलेगा डिग्री 0, कोई बोलेगा डिग्री 1, कोई बोलेगा डिग्री 2, कोई बोलेगा डिग्री 3, कोई बोलेगा डिग्री 100, कोई 1000। तो बच्चों हमने इस टेंशन से बचने के लिए हमने क्या बोल दिया, हमने सीधा सीधा बोर्ड लगा दिया और हमने बोला कि जो जीरो की डिग्री होगी, डिग्री इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगी। नॉट डिफाइंड का मतलब सर बेटा हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। सर अपरिभाषित का मतलब बेटा, अपरिभाषित का मतलब हम डिग्री नहीं बता सकते इस सवाल में। मतलब अगर कोई हमसे पूछेगा जीरो की डिग्री क्या होती है, जीरो अगर कोई हमसे पूछेगा जीरो की घात क्या होती है, तो हम बोल देंगे जीरो की घातें बहुत सारी हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, और डिफरेंट होने के कारण इसके बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, एक फिक्स आंसर नहीं आ रहा है। और फिक्स आंसर जब नहीं आ रहा है तो हमने मना कर दिया कि इसकी डिग्री नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हम नहीं बता सकते, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम इसको रेडी ही नहीं कर सकते डिग्री बोलने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जीरो की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होती है, इसको बता पाना मुश्किल होता है, इसको बता पाना कॉम्प्लिकेटेड, इंपॉसिबल होता है, इसलिए मना कर देते हैं, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आपने यहां पर जीरो की डिग्री भी समझ ली। अब हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों फटाफट यहां तक नोट डाउन करो, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब हमारा टॉपिक आने वाला है, अब हम समझने वाले टर्म क्या चीज है, पद क्या चीज है। टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि टर्म क्या है भाई। चलो टर्म को समझते हैं। तो बच्चों अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा 2x + 3, अगर मैंने ऐसा लिख दिया और ये कोई पॉलिनोमियल है तो हम इसमें टर्म काउंट करेंगे। टर्म मतलब होता है बच्चों टुकड़े, ध्यान से समझना। जो मैंने टर्म लिखा है टर्म का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि टुकड़े, ठीक है ना। टर्म को आसान भाषा में बोलते हैं पार्ट, यानी कि टुकड़े। अब गिनो बच्चों यहाँ कितने टुकड़े, कहोगे सर यहाँ तो 2 टुकड़े। बेटा टुकड़े जब भी गिने जाते हैं प्लस या माइनस के साथ गिने जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ नहीं। ध्यान समझना, टुकड़े हमेशा प्लस या माइनस के साथ गिने जाते हैं। तो बच्चों प्लस के साथ यहाँ पर कितने टुकड़े हो गए सर, यहाँ तो 2 टुकड़े। तो 2 टुकड़े होने के कारण मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म हो गई। कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म हो गई, यानी कि टर्म को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो बच्चों इसके अंदर 2 पद हैं, 2 टर्म है, ऐसे टर्म को पहचानते हैं। इसी तरीके से मान लो मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा प्यारे बच्चों, और मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 5x की पावर 3 - 6x² और प्लस में 8x, और मान लो यहाँ पर लिखा मैंने प्लस में 8x - 9। अगर मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पर टुकड़े गिनेंगे बच्चों। अगर यहाँ टुकड़े काउंट करो तो 1 2 3 4, तो बच्चों इसके अंदर 4 टर्म हो गई। कितने टर्म हो गई? 4 टर्म्स हो गए इसके अंदर, 4 टर्म बोले तो 4 पद इसके अंदर तैयार हो चुके हैं बच्चों। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया, सपोज करो मैंने लिखा x की पावर 3 इंटू में y की पावर 2 और इंटू में मान लो यहाँ पर, और इंटू में मान लो z की पावर 6 और प्लस में चल रहा है रूट में 7। तो बच्चों यहाँ पर टर्म गिनेंगे कितनी हो गई। तो प्यारे बच्चों ये सब मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में चल रहे हैं, और गुणा में चलने वालों को एक बार गिना जाता है, बार बार नहीं गिना जाता। तो मल्टीप्लाई में जो चल रही है सारे के सारे मेरे लिए 1 है, और ये एक और हो गया 2, क्योंकि बीच में हमारे प्लस, तो प्लस के इधर और इधर टोटल मिला के 2 हो गए। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर 2 टर्म हो जाएंगी, 2 टर्म बोले तो इसके अंदर 2 पद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान के चलो कल को अगर ऐसा होता है, ऊपर 1 लिखा है और नीचे x + 4 लिखा हुआ है, इसमें कितने टर्म है वो काउंट करते हैं बच्चों। देखो अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन में आ जाए, अगर कभी भी मैथ्स के अंदर अगर मान लो यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में आ जाए, बट्टे के रूप में आ जाए, तो बट्टे के रूप में काउंट कैसे करते हैं वो सुनना। हमेशा जब भी कोई चीज बट्टे के रूप में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हमेशा जो टर्म होगी, जो टुकड़े होंगे, वो ऊपर से गिने जाते हैं, ना कि नीचे से। ऊपर से काउंट करना है, नीचे से नहीं करना। नीचे कितने? 2, इनको काउंट ही मत करो। बस आप ये देखो ऊपर कितने, ऊपर 1 टुकड़ा है सर, 1 टुकड़ा, तो इसको आप 1 टर्म बोलोगे। सिर्फ 1 ही टर्म है इसके अंदर, 1 ही टर्म बोले तो 1 ही पद है इसके अंदर। इसी तरीके से एक एग्जांपल और रखता हूं प्यारे बच्चों। अब मान के चलो अगर कल को मैंने एक बहुपद ऐसा लिया आपके सामने, मैंने ऐसा पॉलिनोमियल ले लिया, यहां पे लिखा है 2x + y और बच्चों अपॉन में लिखा है x² - 6x और प्लस में 8 लिखा
लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या करोगे, नीचे कितने टुकड़े, भाड़ में जाए, इसको काउंट मत करो। हाँ वैसे ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन की कितनी टर्म है मैं आपको वो काउंट करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, आप नीचे से काउंट ना करके ऊपर से काउंट करो। कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो बच्चों इसके अंदर 2 टर्म आ जाएंगे, यानी कि 2 पद आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 पद आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टर्म को पहचान सकते हो। बच्चों अगर आपको टर्म समझ में आ गई तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने तरह के होते हैं ये समझते हैं अब हम। तो प्यारे बच्चों हमें समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने तरह के होते हैं सर ये बता दो। तो बच्चों बहुपद कितने तरह के होते हैं ना, मेरा ये मानना है इस बात को बोलने से पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि बहुपद को लोग कैसे कैसे ऑब्जर्व करते, देखते कैसे। बच्चों देखो, अगर मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा ऐसा, x की पावर 2 प्लस में मैंने लिखा 3, ध्यान से समझना यहां पर। तो एक इंसान तो ऐसा है जो ये बोल रहा है इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 पावर, सबसे बड़ी 2 पावर है, वो पावर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो ये देख रहा है इसके टोटल टुकड़े कितने, टुकड़े पार्ट कितने, तो बोलेगा सर 2 टुकड़े। तो एक इंसान इसकी पावर को देख रहा है, दूसरा इसके टुकड़े देख रहा है। तो पॉलिनोमियल ना टुकड़ों के हिसाब से अलग नाम पड़ जाता है और पावर के हिसाब से देखो तो उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए हमने क्या करा, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब वो लोग जो पॉलिनोमियल को डिग्री देख के, घाते देख के पहचानते हैं, वो इधर से समझे कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। और वो लोग जो पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म मतलब टुकड़े यानी कि पार्ट्स को देख के पहचानते हैं, तो बच्चों उनके लिए पॉलिनोमियल इस तरह के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हमेशा कैटेगराइज किया जाता है। या तो आप पॉलिनोमियल को देख सकते हो डिग्री के बेसिस पे, मतलब पावर कितनी है, बड़ी पावर कितनी है उससे पहचान सकते हो, या फिर आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टुकड़े कितने, टुकड़ों से पहचान सकते हो। तो बच्चों डिग्री के बेसिस पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल आते हैं वो ये वाले पॉलिनोमियल है। पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आता है क्वाड्रेटिक, फिर आता है क्यूबिक और फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके एग्जाम में सिर्फ क्वाड्रेटिक तक का आएगा, द्विघात तक का आएगा बच्चों, इसके आगे का नहीं आने वाला, फिर भी मैंने आपको ऐड करके दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो बाई क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्वार्टिक, क्वार्टिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना यहां पर। इसी तरीके से बच्चों अगर हम टर्म के बेसिस पे देखें, पदों के आधार पे देखें, तो पहला पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल, दूसरा वाला बाइनोमियल, तीसरा वाला ट्राइनोमियल और अगला वाला होता है क्वाड्रिनोमियल। हिंदी में क्या नाम है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और 4 पदीय बच्चों, ठीक है ना। अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तभी मजा आएगा आपको ये चीज समझने में। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे देखें, तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास जो सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सर कौन सा पॉलिनोमियल है, मान लो कल को मैंने लिख दिया 5 और 5 के साथ मैंने लिखा x की पावर 0, मान लो मैंने लिखा 6 और x की पावर कितना 0, मान लो मैंने लिखा √3 और x की पावर कितना 0। मतलब मैंने कोई भी नंबर लिखा और उसके साथ x की पावर 0 को लिखा। बच्चों x की पावर 0 लिखने का मतलब ये है कि इसमें से x खत्म हो जाएगा, x की पावर 0 को हटाओ क्योंकि उसका मतलब होता है 1, बचेगा कितना 5। ऐसे बच्चों यहाँ 6x की पावर 0 में कितना बचेगा 6, ऐसे √3x की पावर 0 में कितना बचेगा √3। मतलब अगर हम कोई भी नंबर लें और उसके साथ x की पावर 0 लगा दें तो x की पावर 0 खत्म हो जाता है और वो नंबर बचता है, और वो जो नंबर बचता है हमारे लिए कांस्टेंट बचता है, इसलिए उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर x की पावर 0 रही हो और वो खत्म हो गया हो और सिर्फ वहां से एक नंबर निकल के आया हो, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो है जहां पर वेरिएबल यानी कि x की सबसे बड़ी डिग्री 0 हो, सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो 0 हो। तो हाईएस्ट डिग्री के बेसिस पे देख रहे हैं ना बच्चों, अगर x की डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आओ समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा, तो वो समझो। अगर मैं लीनियर की बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं लीनियर मतलब रेखिक की बात करता हूं तो लीनियर कौन सा है बच्चों, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये वाला है, अगर एक पॉलिनोमियल मेरे पास ये है x की पावर 1 + 4, x की पावर 1 + 4। अभी तक हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था वहां पे x की पावर 0 थी, इस वाले पॉलिनोमियल में पावर बढ़ चुकी है, इसकी पावर कितनी हो गई है 1। बच्चों जब पावर 1 हो जाती है तो दुनिया इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलती है। क्या बोलती है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद बोलती है। बच्चों अगर एक पावर पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो सोचो इसी तरीके से अगर बच्चों अगर इसकी पावर ऐसी होती, पावर 2 होती और प्लस में कुछ होता है माइनस में कुछ भी होता, ठीक है। तो बच्चों इस बार इसकी पावर सबसे बड़ी 2 हो चुकी है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में द्विघात बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद। और बच्चों इसी तरीके से अगर मान लो कल को मेरे पास कोई पॉलिनोमियल ऐसा आ जाए जहां पर x की पावर सबसे बड़ी पावर
पावर 3 चल रही हो, 3 घात चल रही हो। बच्चों 3 पावर वाले को हम क्या बोलते हैं? 3 पावर वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बच्चों क्यूबिक को हिंदी में बोला जाता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। और बच्चों इसी तरीके से अगर मैं एक पावर और बढ़ा दूं तो हमारे पास अगर मान लो कोई 4 घात वाला बहुपद है, 4 पावर वाला पॉलिनोमियल है, तो 4 पावर का कोई भी पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर उसकी 4 है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। और बेटा बाई क्वाड्रेटिक एक और नाम है, इसको एक और नाम देते हैं क्वार्टिक। क्या बोलते हैं इसको? क्वार्टिक भी बोलते हैं। हिंदी में बच्चे इसको क्या बोलेंगे? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे इसको, है ना, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे इसको 4 घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? 4 घातीय बहुपद, 4 घातीय बहुपद, 4 घात वाला बहुपद। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 घात तक पूछा जाता, 2 पावर तक, 3 पावर तक नहीं बनता सवाल, 2 पावर तक बनेगा। तो हमने देखा कि हाँ भाई 4 घात तक हमने पढ़ लिया। और बच्चों एक बात और है, अगर 4 घात के बाद 5 घात वाला बहुपद आ जाए, 6 घात वाला बहुपद आ जाए, 5 घात के बाद 6 घात वाला बहुपद आ जाए, या 100 घात वाला बहुपद आ जाए, कितनी भी बड़ी पावर का बहुपद आ जाए, इनका हम कोई नाम वाम नहीं देते, इनको कोई नाम नहीं देते, इनको सीधा बोल देते हैं बहुपद, बात खत्म। इनको क्या बोल देते हैं? बहुपद। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? जिसकी पावर 1 है उसको लीनियर बोलेंगे बेटा, जिसकी पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी पावर 3 है उसको क्यूबिक बोलेंगे, जिसकी पावर 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, यानी कि क्वार्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम चाहें तो आगे वाले पॉलिनोमियल को सीधा सीधा बकवास ना करके सीधा बस इनको बोल दो भाई ये पॉलिनोमियल है सारे के सारे, इनको कोई स्पेशल नाम नहीं है, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बच्चों हमने देखा पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे, अब हम पॉलिनोमियल को समझेंगे बच्चों टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आउट टर्म के बेसिस पे समझते हैं। तो बच्चों अगर मैं टर्म के बेसिस पे देखूं, अगर मैं पदों के आधार पे बहुपद को पहचानूं, तो प्यारे बच्चों पहला बहुपद जो होगा उसको समझने की कोशिश करना। अगर मान लो मेरे पास एक बहुपद है, अगर मेरे पास एक बहुपद है, खाली मैंने लिख दिया x, ठीक है बच्चों, और वहां पर मैंने एक दूसरा बहुपद लिया, दूसरा पॉलिनोमियल लिया, और मैंने यहां पे लिख दिया x + 4, ठीक है, और मैंने एक तीसरा बहुपद लिया, एक तीसरा पॉलिनोमियल लिया बच्चों, और मैंने लिखा यहां पर x² और प्लस में 5x और प्लस में 6 लिखा मैंने यहां पर। तो बच्चों ये देखो, जिसके अंदर एक ही टुकड़ा आया, जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट आया, एक टुकड़ा आया, इस वाले टुकड़े को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल। बेटा ये जो इसमें वर्ड आ रहा है ना मोनो, मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, तो जिसमें एक ही टुकड़ा हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे इसको एक पदीय। क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद, यानी कि एक पद वाला, एक टुकड़े वाला बहुपद। और बच्चों इसके अंदर टुकड़े कितने? 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़े होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? अगर ये मोनोमियल है तो इसमें 2 टुकड़े, तो बच्चों इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, बाइनोमियल। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे द्विपदीय। क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा बच्चों। और एक बात और समझना बच्चों, बाइनोमियल में बाई वर्ड क्यों आया? जैसे हम साइकिल को बाइसिकल बोलते हैं ना, बाईसाइकिल, बाई मतलब 2 पहियों की साइकिल, है ना, बाइक में भी बाई वर्ड आता है। तो बच्चों बाई वर्ड वहां लगता है जहां पर 2 चीजों का कनेक्शन हो, तो इसका मतलब जब 2 टर्म हो जाएंगे तो इसको बाइनोमियल पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी में। इसी तरीके से बच्चों अगर किसी के अंदर 3 टुकड़े आते हैं तो हम इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और ये जो ट्राइनोमियल इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिपदीय। त्रिपदीय मतलब 3 पद वाला बहुपद। तो प्यारे बच्चों 3 पद वाला बहुपद हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अगर हमारे पास में एक पॉलिनोमियल और रख लेते हैं, चलो मान लो एक पॉलिनोमियल और आ गया, इसका ये है x की पावर 3 - 5x² और प्लस में 6x - का 12, ऐसा कोई पॉलिनोमियल हमने लिया। बच्चों इसके टुकड़े गिनो कितने? इसके अंदर 4 टुकड़े आ रहे हैं, तो 4 टुकड़े होने के कारण प्यारे बच्चों इसका नाम पड़ जाता है क्वाड्रीनोमियल। क्या नाम पड़ जाएगा? क्वाड्रीनोमियल। और बच्चों जो क्वाड्रीनोमियल है इसे हिंदी में बोलेंगे 4 पदीय बहुपद, 4 पदीय बहुपद, 4 पदीय बहुपद। तो बच्चों इस तरीके से इनके नाम पड़ जाएंगे 4 पदीय बहुपद, ठीक है। अच्छा वैसे मैं बता दूं आपको 4 घात और 3 घात तक पेपर में नहीं आता, फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और सवाल ये आएगा आपके मन में, सर इसके बाद वाले, अगर इसके बाद वाले जो होंगे उनका नाम क्या होगा? अभी तो आपने 4 पद तक बता दिए, 5 पद वाले को बच्चों 5 पद, 6 पद, 7 पद इनको कुछ नहीं बोलते, इनको सीधा बोलते पॉलिनोमियल। बाकी जो कुछ भी बचता है जो आपको नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, उन सबको सीधा सीधा बोलो पॉलिनोमियल। भाई आप सब हमारे लिए पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हो, ठीक है। शुरू के कुछ को हम नाम देते हैं, आखिरी वालों को कोई नाम नहीं देते, ये हमारे लिए स्पेशल थे। इसलिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल इस तरीके से चलता है, और आगे वालों को सबको पॉलिनोमियल। लेकिन एग्जाम में कहां तक आएगा? 2 पद तक आएगा, 3 पद तक आएगा, और ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी आएगी? पावर ज्यादा से ज्यादा 2 आएगी, 3 पावर वाला पेपर में बनता ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल के टाइप समझ में आए होंगे। तो सभी बच्चों को यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम अपने
आखिरी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते बेटा, जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के शून्यांक के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, तो फटाफट इसको आप नोट कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यांक। तो जीरोस क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक है। तो बेटा जीरोस का मतलब क्या है? तो जीरोस का मतलब पता है आधे बच्चे क्या सोचते हैं? जीरोस का मतलब बच्चों के माइंड में आता है सर जीरो की बात कर रहे होंगे, जीरो की बात। तो जीरोस का मतलब ना आधे बच्चों के माइंड में आता है कि प्रिंस सर ना जीरोस मतलब जीरो वीरो की बात करें, पर बेटा जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। जीरोस का क्या मतलब होता है? जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसकी वैल्यू? वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन वेरिएबल की कौन सी वैल्यू? ओके, इसको भी समझो जरा बच्चों, यहां पर ये भी समझो, वेरिएबल की, है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू, ऐसी वैल्यू, है ना, जिस पर, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल, जिस पर पूरा पॉलिनोमियल, जिस पर पूरा पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल, जिस पर पूरा पॉलिनोमियल, जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। बच्चों देखो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ध्यान समझना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यांक, ठीक है ना। अब कहोगे सर एग्जांपल देके समझाओ, बात समझ में नहीं, तो बेटा एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे हाँ सर ये तो पॉलिनोमियल है, तो ये x-4 एक पॉलिनोमियल है। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ देख करके, मैं x की जगह पर कौन सा नंबर रखूं जिससे इसका आंसर पूरा जीरो हो जाए? ध्यान से सुनो, x की जगह पर कौन सा नंबर रखूं कि 4 माइनस करके जो आंसर है वो जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे सर आप ना x की जगह पे 4 रख लो, x की जगह पे क्या रख लो? 4। तो बच्चों आपने बोला कि x की जगह पर अगर 4 रख दूं तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बेटा वेरिएबल मतलब x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पर पूरा बहुपद जीरो होने की ताकत रखता हो, ऐसी वैल्यू को ही हम अंग्रेजी में जीरो बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यक। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो होगा, जीरो का मतलब ये है कि वो x की कोई वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, x y z की कोई वैल्यू है, और ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया जीरो पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं और मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, मान लो मैंने ये लिया पॉलिनोमियल, मान लो मैंने यहां पे लिया होता है x², माइनस में मैंने यहां पे लिया 4, मान लो मैंने ये वाला पॉलिनोमियल लिया। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ x की जगह पर मैं क्या रखूं जिसका स्क्वायर करूं और 4 घटा दो और आंसर जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे सर यहां पर 2 रख लो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 4 गया तो जीरो आ जाएगा आंसर। 2 रखने पे जीरो हो रहा है पूरा आंसर। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, -2 रखूंगा तो भी जीरो हो जाएगा, -2 रख के भी जीरो आएगा। बच्चों -2 रखूंगा तो -2 पे जब स्क्वायर लगेगा तो आंसर आएगा +4, और वो जो प्लस का 4 आएगा, 4 - 4 वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि सर ये वाली जगह पर x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। मतलब कितने आंसर मिले? 2 आंसर मिले। और प्यारे बच्चों, ये जो 2 आंसर मिले इन्हीं को हम मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं शून्यक। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। यहाँ पर बेटा नोटिस करने वाली बात क्या है? यहाँ पर देखो x की घात कितनी है? x की घात 1 है। यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। बेटा जब घात 1 है, जब घात 1 है तो आंसर भी 1 आ रहा है, और जब घात 2 है तो आंसर भी 2 आ रहे हैं, और जब घात 3 होगी तो आंसर भी ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये चीज हम समझने वाले, ठीक है बच्चों। तो बहुपद के शून्यक समझ में आया। तो अब मैं आपको बहुपद के शून्यक थोड़े और डिटेल में समझा देता हूं। मान लो बच्चों, अगर कल को हमारे पास ये एक बहुपद आ गया, किसी ने बोला x² और x² माइनस में 3, किसी ने बोला इसके शून्यक निकालो, इसके जीरोस निकालो। तो बच्चों शून्यक निकालने के लिए हमें सोचना पड़ता है x की जगह ऐसा क्या रखें जिसका स्क्वायर करके आंसर पूरा जीरो हो जाए। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं सोच पा रहा, उसके लिए ये चीज सोचना मुश्किल है, तो बेटा मैं इसको एक शॉर्टकट तरीके से आपको जीरोस निकालना सिखाता हूं। आप क्या करो, अगर आपके दिमाग में ऐसा नंबर नहीं आ रहा, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा नंबर लूं ऐसा, तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो, इस x² - 3 को उठाओ और जीरो के बराबर रख दो।
इसको उठाओ और किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। मैं क्या निकाल रहा हूं इसमें से, सवाल में से बेटा मैं क्वेश्चन में से क्या फाइंड कर रहा हूं, मैं फाइंड कर रहा हूं जीरोस। क्या फाइंड कर रहा हूं, जीरोस। हिंदी में क्या फाइंड कर रहा हूं, शून्यक फाइंड कर रहा हूं बेटा, शून्यक फाइंड कर रहा हूं। तो क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं तो इसलिए मैंने इसको पहले 0 के बराबर रख दिया। किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व करते, माइनस का 3 बच्चों जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और स्क्वायर हटाने के बाद इसके ऊपर रूट डलेगा तो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक आ गई प्लस का √3 और बच्चों x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का √3। तो प्यारे बच्चों ये जो दो वैल्यू निकल करके आई हैं इन्हीं को बोलते हैं जीरोस, इन्हीं को बोलते हैं शून्यक। और तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर आंसर 2 आते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आंसर 2 आते हैं प्यारे बच्चों, 2 आंसर का मतलब है हम एक को प्यार से अल्फा बोल सकते हैं और दूसरे आंसर को प्यार से बीटा बोल सकते हैं। ये भी याद रखना, अल्फा और बीटा बस एक सिंबल है, सिंबल। इस वाली x की वैल्यू को आप अल्फा बोल सकते हो, दूसरी वाली को बीटा बोल सकते हो, किसी भी एक को अल्फा, वैसे किसी भी एक को अल्फा किसी भी एक को बीटा बोल सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपने x भी लिख के छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। इस तरीके से जीरोस निकालते हैं। अब एक काम और करते हैं, एक एग्जांपल और रखता हूं प्यारे बच्चों। अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px बराबर x स्क्वायर और माइनस में 5x चल रहा है मेरे पास, और किसी ने मुझसे ये बोल दिया फाइंड करो जीरोस। जीरोस मतलब शून्य ज्ञात करो। और मान लो बच्चों आपको जीरोस निकालने नहीं आते तो आप क्या करो, तुरंत इस वाले पॉलिनोमियल को उठाओ और किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो बच्चों, 0 के बराबर रख दो। अब यहां पर ये समझना बच्चे गलती क्या करते, जो आपको नहीं करनी पहले वो समझो, जो नहीं करनी। बच्चों देखो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा माइनस की वैल्यू को उधर भेज दो तो माइनस की वैल्यू को इधर भेजेंगे तो माइनस की वैल्यू को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो बाहर आएगा प्लस माइनस। अगर आप ये करने की सोच रहे हो तो बच्चों आप एकदम गलत सोच रहे हो, आप एकदम गलत सोच रहे हो। पहले क्यों गलत सोच रहे, क्योंकि मुझे बताओ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं क्या पता करना चाह रहा हूं इस सवाल में। भाई मैं पता करना चाह रहा हूं x क्या होगा, पर मैंने x को किस में डाल दिया, रूट में डाल दिया। साहब ऐसे नहीं करना, जिसकी वैल्यू निकालनी उसको रूट में रखना ही नहीं, उसको तो बाहर रखना है, वो तो बाहर होना चाहिए किसी भी तरीके से। जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए उसको रूट में नहीं रखना, या जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए उसको कभी भी उधर नहीं भेजना, उसको अपनी तरफ ही रखना है। तो इसका मतलब ये जो तरीका हमने लगाया बच्चों, ये तरीका गलत है। ये तरीका तब लगता है जब रूट के अंदर सिर्फ कोई नंबर हो, जैसे कि पिछले सवाल में देखो, यहां रूट के अंदर बच्चों, यहां पर समझो, यहां रूट के अंदर 3 था तो हमने आंसर लिया, लेकिन बच्चों यहां पर रूट के अंदर यहां पर 5 के साथ x आ रहा है तो ये आंसर वैलिड नहीं है। ये अप्रोच, ये मेथड गलत है प्यारे बच्चों। तो इसका सही तरीका क्या होगा वो जान लो। तो सही तरीका प्यारे बच्चों ये होगा, x स्क्वायर माइनस 5x को हमने 0 के बराबर रखा। आप क्या करो, ऐसे सवालों में से x को कॉमन ले लो, दोनों में x आ रहा है तो दोनों से x को कॉमन निकाल लो। बच्चों जब दोनों से x को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस का 5 बराबर में कितना बचेगा, 0 बचेगा। बच्चों अब यहां पर देखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो x की एक वैल्यू 5 आ गई और एक वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से हमने इसके दोनों जीरोस निकाली। ये है इसका प्रॉपर तरीका निकालने का। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बच्चों ये हमने जीरोस निकालने का एक आइडिया ले लिया, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करने वाले प्यारे बच्चों। अगली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, अगली वीडियो में हम सीखने वाले रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और पीवाई के पिछले साल के पेपर में जो सवाल आए हैं उनसे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आज की वीडियो में इतना ही होने वाला है और इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना, याद करना, सीखना और नोट कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।